Hello everyone, hi and good evening to all. I welcome you all to the platform of Infinity Learn Today people. And today we have started, not today, इट इज बिन स्टार्टेड, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च की है जो ओलंपियाड बेसिस पे है ग्रेड 10 तक के लिए, जिसमें एनएसओ एंड एनएसईजेएस के बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकी है विद सब्जेक्ट वाइज वो आपको दी जाएगी, ठीक है ना। पीपल इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप लोग देखना चाहो, ठीक है, तो हम लोग को फिजिक्स में क्या है कि मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा जो सेशन होने वाला है, ये अगर कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए देख रहा है, ठीक है, मतलब उसको ओलंपियाड से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की तरफ ही देख रहा है और उसी से ही उसका उतना ही वो करना चाहता है। अगर वो जेई और नीट दोनों ही करना चाहता है, लेकिन वो 11 के बाद वो सोचेगा या समझेगा या फिर वो करेगा, तो फिर उसके लिए ये पूरा ऐसा इंफॉर्मेटिव तो है, चाहे तो वो देख सकता है, लेकिन ये बोर्ड लेवल नहीं है, ठीक है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है इट इज मोर देन, क्योंकि ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हो जहां से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल स्कूल करिकुलम के लिए नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिटिल बिट हायर लेवल की हैं, ठीक है। हायर लेवल मतलब क्या है कि 11-12 की चीजें हैं, ठीक है, बस यही सारी चीजें। तो दिस इंटायर सेशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ ओलंपियाड बेसिस पे ही होंगी और सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ओलंपियाड बेसिस पे ही चली जाएंगी। जहां तक बात हम लोग फिजिक्स की करते हैं, तो फिजिक्स में क्या क्या आ जाता है। फिजिक्स में जैसे अगर आप ग्रेड 9 ग्रेड 10 दोनों आते हैं, ठीक है, तो ग्रेड 9 ग्रेड 10 में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मोशन, जिसको हम काइनेमेटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़नी पड़ती है, ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ता है, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, साउंड जिसको वेव और साउंड दोनों के फॉर्म पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, फाइन। और इसमें उतना ही नहीं पढ़ना पड़ता जिसके नॉर्मल आपके स्कूल के करिकुलम्स में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मतलब हम ये जो ओलंपियाड है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11-12 के रेंज से भी आते हैं, फाइन। और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 11-12 रेंज तक जाते हैं और आपको उतना करना पड़ता है, फाइन। चलिए, अब जहां तक बात हम लोग फिजिक्स की करते हैं, तो फिजिक्स में एक बहुत छोटा सा टॉपिक आता है, हालांकि 11 में ये बहुत फर्स्ट चैप्टर में से आता है, ठीक है, यूनिट मेजर एंड डायमेंशन। क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ाना है तो मैं बीच से स्टार्ट ना करके मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं कि हम लोग कर क्या रहे हैं इधर, ठीक है, फिजिक्स में क्या क्या चीजें कर रही है। जैसे अभी मैं अगर मोशन पढ़ा दूं और अचानक से मैं वेक्टर लिख दूं तो आप मुझसे सवाल पूछोगे कि सर ये क्या लिख दिया आपने, ठीक है, ये आई कैप जे कैप के कैप कहां से आ गया, ठीक। तो मैं एक एक करके बेसिक से जितनी बेसिक्स हो सकती है, जितनी बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल से सिंपल चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होने वाला है। तो यूनिट मेजर एंड डायमेंशन, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये जो पूरा चैप्टर है इसको हम बेसिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी चैप्टर में यूनिट मेजर एंड डायमेंशन में ही मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक मैथ सिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको बेसिक मैथ सिखाऊंगा जिसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। मैं आपको पूरा डिफरेंशिएशन तो नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, लिटिल बिट ऑफ आपका इंटीग्रेशन भी मैं सिखाऊंगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सिखाऊंगा मैं, और फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री भी 12 पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, उतनी ही ट्रिग्नोमेट्री जितनी जरूरत होती है, ठीक। साथ ही साथ हम लोग इसमें वेक्टर्स को भी देख लेंगे, ठीक। तो मैं वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स और साथ ही साथ यूनिट मेजरमेंट, डायमेंशन, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में कवर करूंगा। एक एक करके ये इसी चैप्टर में ही कवर होंगे, ठीक। हो सकता है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो एक सेशन में ना मिलके दूसरे सेशन में मिले, लेकिन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन 110% मिल जाएंगे, ठीक है। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं ही रहूंगा और प्रैक्टिस ही करेंगे हम लोग, फाइन। तो एक एक करके हम लोग ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि देखो क्लास क्या है कि अपन के हिसाब से चलनी चाहिए, ठीक है, तो क्लास हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जहां तक बात है कॉन्सेप्ट क्लियर होने की, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास में ही इतने सारे सवाल हो जाएंगे कि फिर आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे फिर वो आपको ऐसे ही बनने लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे सेशंस में ही, और उसके बाद फिर अगर एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाया विद क्वेश्चंस तो नेक्स्ट सेशन में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, और उसी चैप्टर्स के आ जाएंगे। जितनी भी हो सकती है प्रैक्टिस वो सारी प्रैक्टिस कर लेंगे,
फाइन। ये पूरा चैप्टर में मैं आपको बहुत बेसिक मैथ्स भी बता दूंगा। बेसिक मैथ में मतलब जैसे आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आप लोग 9th में हो, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, ठीक है, तो मैं सब बताऊंगा। 9th में कोई स्टूडेंट्स है तो उसको ट्रिग्नोमेट्री भी बताऊंगा, जितनी जरूरत है उतनी बताऊंगा। डिफरेंशिएशन भी सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन भी सिखाऊंगा। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री ये सारी चीजें सिखाऊंगा। यूनिट, मेजर एंड डायमेंशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वेक्टर्स भी हम लोग बात करेंगे। वेक्टर्स को सीखते सीखते फिर आगे चलेंगे। इस चैप्टर से जितनी भी पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस को करने के बाद देन विल मूव टू काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पेपर है, ठीक है। उसमें मतलब कुछ भी आप क्वेश्चन बन सकता है और आराम से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं और हम लोग वही सारी चीजें को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द सेशन पीपल, है ना। कि सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाला है। तो देखो, मैं आपको ना फिजिक्स बहुत बेसिक्स और बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। आप लोगों को, जो बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लगेगा कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो, लेकिन देखो बात ऐसी है कि मुझे नहीं पता ना कि कौन सा बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है या करना चाहता है। तो मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और ठीक ठाक इतना तो करा ही दूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड देयर टाइप्स, यूनिट और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे किसके, डायमेंशंस के बारे में, कि होता क्या है डायमेंशन एंड ऑल, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस आज के सेशंस में। एक एक करके शुरू करते हैं एवरीवन, है ना। मैं सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। ओके एवरीवन, जैसे मैंने आप सबको बोला कि लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से पहले बात स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिक्स में जनरली हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी ऐसा क्वांटिटी होता है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सके। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग सब कुछ मेजर ही तो करते हैं। अगर आप मैं पूछूं कि एक इंसान बाइक लेके चल रहा है, तो आप बताओ कितना तेज चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, तो आप मेजर कर लोगे कि हाँ इतना तेज चल रहा है। उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। रैपिडली कितना चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन का नाम दे देंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा रहा हूं, ठीक है, तो कितनी दूरी पे मैं अगर बोलूं कि मैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा रहा हूं, ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप क्या करोगे, सर मेजर कर लो ना, लेंथ ही तो मेजर करनी है, समझ में आ रहा है, तो मेजर कर लो। तो वही वाली चीज है कि फिजिक्स में क्या होता है, मेनली हम लोग मेजर करते हैं, हर चीज का मैग्नीट्यूड हम निकालने की कोशिश करते हैं, हर चीज को मेजर कर सकते हैं हम। स्पीड मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन मेजर करते हैं, स्पीड आपका फोर्स मेजर करते हैं, मोमेंटम मेजर करते हैं। ये सारी वर्ड्स आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्वांटिटी, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर कर सके, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। जो भी मेजरेबल हो, फिजिक्स में हर वो चीज जो हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी एक बॉडी के लिए, किसी भी जो भी मेजरेबल हो सकती है, ठीक है, एवरी सिंगल थिंग इज कंसिडर्ड टू बी नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सबको हम फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। फाइन। अब जैसे अगर हम लोग मास मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं, हम लोग टाइम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेजर कर सकते हैं, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वी कैन मेजर इंपल्स आल्सो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत कुछ मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी के नाम से आएंगी। फाइन, बढ़िया। जब हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को देखा, जब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने समझा, तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स भी हम लोगों ने देखे। किस बेसिस पे देखे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप एक बॉडी का मास मेजरमेंट बताओ, ठीक है, तो बॉडी का मास मेजरमेंट आप बताओगे तो आप सीधा सीधे यही लिख दोगे ना कि जितना हमें पता है कि सर ये 5 kg है, 500 ग्राम्स है, 5 मिलीग्राम हो। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे सिर्फ मास बता दो, तो आप तो यही बताओगे ना, है ना, कि 500 kg है, 5 kg है, 500 ग्राम है, 5 मिलीग्राम है, कुछ ना कुछ तो बताते ही जाओगे। मास ही तो बता रहे, ये मास ही तो है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक काम करो, आप मुझे ना स्पीड बताओ, एक बॉडी मूव कर रही है, आप मुझे स्पीड बताओ, आप क्या बोलोगे कि सर स्पीड बताने के लिए आपको मुझे डिस्टेंस बताना पड़ेगा उस बॉडी का जो उसने कवर किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, और वो जो कवर किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, उसके बीच में उस पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा। क्या इसी को स्पीड बोलते हैं हम लोगों ने? ये आपका मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन, स्पीड इज डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, है ना, यही फॉर्मूला आपका।
तो स्पीड बताने के लिए आपको डिस्टेंस भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए। डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने, जिसके वैल्यू, जिसके मैग्नीट्यूड को, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको मेजर करने के लिए आपको दो अलग अलग या मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती हो, ठीक है। तो दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास निकल के आए। एक तो हम तो ऐसा सिंपली मेजर कर लेंगे, मास को मेजर करने के लिए क्या जरूरत है आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की, कोई फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी भी है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी भी है जिसको आपको मेजर करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि दो तरह के ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होती है। फाइन, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हमें दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपको अगर मास मेजर करना है तो मास मेजर करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत थोड़ी है। आपको लेंथ की जरूरत नहीं है, आपको टाइम की जरूरत नहीं है, आपको एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है एक्सेलरेशन। जब हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं तो फोर्स को मेजर करने के लिए मास की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट करने के लिए आपको दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती। और कौन कौन से होते हैं सर, ध्यान से देखना। जैसे मास होता है आपका, लेंथ होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए भी आपको दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टाइम होता है, टाइम को भी मेजर करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। टोटल 7 होता है, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजरमेंट करने के लिए आपको दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर अभी स्पीड बताया ना, अभी स्पीड बताना है, तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी। क्यों है फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि सबको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी मेजर हो जाती है। अब बताओगे ना 500 मीटर चला है, 5 किलोमीटर चला है, कुछ तो बताओगे, ठीक है। तो वो तो मेजरमेंट है। टाइम भी बोल सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 30 सेकंड, 50 सेकंड, कुछ ना कुछ तो बोलोगे, तो सब मेजरेबल है, तो सब फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड को या फिर जिसको मेजर करने के लिए आपको दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है। तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम बताते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नाम देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एरिया की बात करूं, ठीक है, एरिया के बहुत सिंपल सा लेके चलते हैं आपको। जैसे रेक्टेंगल का एरिया है, तो रेक्टेंगल का एरिया के लिए आपको, जैसे रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लेंथ भी चाहिए, आपको ब्रेथ भी चाहिए, तब जाके आप एरिया निकाल पाओगे। फैंटास्टिक, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको दो अलग अलग, ये तो एरिया, जैसे हम लोगों ने एरिया बोला तो आपको डिराइव करनी पड़ रही है। वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 साइड्स का मेजरमेंट चाहिए तब जाके आप कर पाओगे। वेलोसिटी की बात करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करेंगे तो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ कितना टाइम लगा उसको वो पोजीशन कवर करने में, वो भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से आप एक वेलोसिटी मेजर कर पाओगे। अगर हम फोर्स की बात करें तो जनरल फॉर्मूला फोर्स ऑफ द फोर्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि दैट F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही पढ़ा है ना। तो मतलब फोर्स निकालने के लिए आपको मास एज अ फिजिकल क्वांटिटी की भी जरूरत होती है और एक्सेलरेशन भी चाहिए आपको, तब जाके आप निकाल पाओगे। ये एक्सेलरेशन को भी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन को भी निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी चाहिए आपको, और आपको टाइम चाहिए, तब जाके एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे दो अलग अलग चीजें चल रही हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन आपको निकालना, तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, टाइम सेकंड में है। समझ में आ रहा? तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को आप मेजर कर रहे हो एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को निकालने के लिए, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। फाइन, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हमारे पास अभी इतना दिमाग तो आ गया है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये तो हमें पता चल गया। वेरी गुड, आगे देखते हैं। अगर अब हम यहां पे हमारे पास इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा यूनिट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे यूनिट्स का मतलब क्या होता है?
यूनिट्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे मास को मेजर करना है, ठीक है, मुझे मास मेजर करना है, मुझे मास मेजर करना है। अगर मैं मास मेजर करूंगा तो मैं इसको कैसे मेजर कर सकता हूं? मैं अगर पूछूं आपसे कि आप एक ग्रोसरी शॉप पे गए और आपने शुगर मांगी, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि शुगर मांगेगी तो सामने वाले जो अंकल हैं, ठीक है, वो आपसे क्या पूछेंगे? वो आपसे यही पूछेंगे कि भाई कुछ तो बताओ, मेजरमेंट तो दो, कैसे करके आप मेजर करोगे? तो मेजर तो करना पड़ेगा, नहीं मेजरमेंट ही है, मास मेजरमेंट ही है। तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आप एक न्यूमेरिक वैल्यू बोलोगे, आप एक न्यूमेरिक वैल्यू बोलोगे, और न्यूमेरिक वैल्यू बोलने के बाद आप ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बोलोगे, ठीक है, कि न्यूमेरिक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू प्लस उसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, अगर आपने दोनों एक साथ बोला तो उसे हम क्या बोलते हैं? इस पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी चीज को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नीट्यूड उस फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, मैं जैसे मुझे मास के बारे में जानना था, मुझे मास के बारे में जानना था, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे 5 kg। 5 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, और ये मास का एक यूनिट है केजी, जिसको किलोग्राम बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 500 ग्राम्स। 500 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, और ग्राम क्या है? इस मास का यूनिट है। आप यहां पे ये नहीं लिख सकते 50 सेंटीमीटर, ये नहीं लिख पाओगे। 50 इज द न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन ये जो सेंटीमीटर है ये मास को डिफाइन नहीं करता, ये लेंथ को डिफाइन करता है, ठीक है। मैंने मास के बारे में पूछा आपसे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो बस वही चीज है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने वाला आपको यूनिट चाहिए। मास को डिफाइन करने के लिए केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। वैसे हम लोग के पास पाउंड है, वो भी है आपका, है ना? सो दिस इज व्हाट इट इज देयर। तो उसी तरह, है ना, आप लोगों को मैंने बताया कि एक यूनिट को मेजर करने के लिए आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, साथ ही साथ एक यूनिट चाहिए, वो यूनिट जो उस फिजिकल क्वांटिटी का हो, ठीक है, और दोनों मिलके हम उसे मैग्नीट्यूड का नाम दे देते हैं। फाइन, ये हो गई एग्जांपल इसकी। चलिए, अगर ऐसा है पीपल, अगर ऐसा है, तब सवाल उठता है कि अभी अभी हम लोगों ने बात की कि देखो यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। मैंने बोला कि ये केजी भी है, ये ग्राम भी है, ये और आपका ये ग्राम भी है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। केजी और ग्राम दोनों मास को ही डिफाइन कर रहे हैं। जब भी मैं केजी बोलूं, आपके दिमाग में मास ही आता है, ठीक है, उतना मास होगा उसका। ग्राम बोलूं, उतना मास होगा उसका, ठीक है। अब सवाल ये उठता है हमारे दिमाग में कि कहीं पे भी ग्राम लिख सकते हैं और कहीं पे भी केजी लिख सकते हैं क्या? कि कुछ डिफाइन है इसके लिए, कुछ तो होगा ना। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने बोलूं कि मुझे ना स्पीड बताओ, मेरे आप स्पीड बताओ, तो स्पीड में आपने यूनिट पढ़ा होगा क्या? मान लेते हैं कि दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप बोल दोगे 50 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल दोगे 5 माइल्स पर आवर, कुछ भी बोल सकते हो। सब तो यूनिट ही है, सब कुछ यूनिटी है, ठीक है। लेकिन कुछ तो डिफाइन होगा ना, हर जगह हर चीज तो नहीं लिख सकते। जब हम सॉल्व करते हैं तो हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है, लेकिन एक यूनिट के कारण जो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, क्या मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ सकती है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आती है, 110% आती है। आप इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। उस नंबर में चेंजेस आ जाएंगे, उस नंबर्स में चेंजेस आ जाएंगे, उस मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, उस वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, वो एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाएंगे, वो एक्सप्रेस ही अलग हो जाएगी पूरी तरह से। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने नहीं, ऑफ कोर्स, ठीक है मैं इतना भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने डिफाइन कर दी कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, यूनिट्स को लेकर, ठीक है। हम लोगों ने यूनिट्स को लेकर ये सारी चीजें डिफाइन की। क्या क्या ये यूनिट्स को लेकर डिफाइन की? हम लोगों ने बोला कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूनिट्स, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूनिट्स है। क्या क्या यूनिट्स है? पहला है एमकेएस। एमकेएस, अब ये एमकेएस क्या है, ध्यान से सुनना ये आपके मीटर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, जो कि एक लेंथ के रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, ठीक। नेक्स्ट, ये जो के है आपका, ये किलोग्राम को शो करता है, ठीक है, ये किलोग्राम को शो करता है, जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एस आप देख पा रहे हो, ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको टाइम को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है,
ठीक है, ये हो गया आपका एमकेएस यूनिट, ये एक तरह का यूनिट है एमकेएस यूनिट। उसी तरह एक आता है एफपीएस, एफपीएस, ठीक है। अब ये एफ क्या है, ये एफ क्या है, ये आपका ये जो एफ है, ये जो एफ है ये फुट को बोलता है, फुट, ये फुट है, तो ये किस चीज को डिफाइन करता है, ये भी लेंथ को ही डिफाइन करता है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया 8 फुट, 8 फुट का मतलब आप लेंथ को ही मेजर करोगे, वो लेंथ ही है वो, ठीक है। अगर मैं बोलूं पी, ठीक है, पी बोलूं तो ये पाउंड को डिफाइन करता है, ये पाउंड किसको डिफाइन करता है, ये मास को बोलता है। आपने पाउंड 8 पाउंड 50 पाउंड 100 पाउंड, दैट इज मास। अगर मैं एस लिखूं तो दिस इज टाइम, दिस इज व्हाट, दिस इज सेकंड, तो सेकंड है तो ये भी टाइम को ही डिफाइन करता हुआ दिखेगा, ये भी आपका टाइम को ही डिफाइन करता हुआ दिखता है। समझ में आया। एक और यूनिट होती है जिसको एक और यूनिट होती है जिसे सीजीएस। सीजीएस यूनिट क्या होती है एवरीवन, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर किस चीज को डिफाइन करती है, अगर मैं बोलूं 5 सेंटीमीटर मतलब मैं लेंथ के बारे में ही तो बात कर रहा हूं, ठीक है। जी इज ग्राम, अगर मैं बोलूं 80 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, ये किस चीज को डिफाइन करती है, मास को डिफाइन करती है। अगर मैं बोलूं एस, एस क्या है, ये सेकंड ही है, ये किस चीज को डिफाइन करते हुए दिख रही है, ये टाइम को डिफाइन करते हुए दिखती है। अगर आप ठीक से देखोगे तो हम फंडामेंटल यूनिट जो हैं उनको ही डिफाइन कर रहे हैं बार बार। एम इज मीटर, लेंथ को डिफाइन करती है, के इज किलोग्राम, मास को डिफाइन करती है, एस इज सेकंड, टाइम को डिफाइन करती है, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, लेंथ मास टाइम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ मास टाइम, सब कुछ फंडामेंटल यूनिट को ही डिफाइन करती है, आपके लेंथ को ही डिफाइन करती है, मास को ही डिफाइन कर रही है, टाइम को ही डिफाइन कर रही है। अलग अलग यूनिट पे रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, ठीक है। जैसे एमकेएस में अगर मैं बोलूं कि आप एमकेएस फॉलो करो, ठीक है, तो जब भी मास की बात होगी तो आप किलोग्राम में ही लिखोगे, आप ग्राम में नहीं लिख सकते। जब भी मैं बात करूं कि आप लेंथ को मेजर करो तो आप लेंथ को आप मीटर में ही मेजर करोगे, दूसरा चीज आप नहीं लिख सकते। अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है एमकेएस को छोड़ो सीजीएस पे आते हैं, तो सीजीएस में अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको सेंटीमीटर में ही मेजर करोगे, आप उसको मीटर में किलोमीटर में ये नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि हमें एक यूनिट फॉलो करनी पड़ती है फॉर आवर बेटरमेंट, की कंफ्यूजन ना हो, हवा में नहीं चले हम, ठीक है। पता चला कि क्वेश्चन में कभी सेंटीमीटर में दे दिया, फिर हम लोगों ने मीटर में निकाला कि नहीं नहीं मीटर में तो नहीं किलोमीटर में निकालना था, ऐसा नहीं, फिक्स कर लेते हैं कि ये है और ये करना है। समझ में आया। फिर ये जो आप देख पा रहे हो, दीज आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज होता है। उसी तरह लोगों ने बोला कि यार मैं कहीं और से हूं, वो कहीं और से है, और मुझे अगर कोई चीज समझानी है उसको तो मुझे उसका यूनिट सीखना पड़ेगा पहले, तभी तो समझा पाऊंगा ना। मान लो कि मैं सीजीएस यूनिट पे काम करता हूं और वो एफपीएस यूनिट पे काम करता है, ठीक है, तो उसके लिए तो मुझे एफपीएस सीखना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको समझा पाऊंगा ना, या फिर मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि ये मेरा काम है, ठीक है। आप देखो कि सही बोल रहा हो कि गलत बोल रहा हो, फिर उसको ये भी सीखना पड़ेगा। तो लोगों ने फिर क्या किया, मतलब साइंटिस्ट ने फिर क्या किया कि भाई सुनो, ऐसा करते हैं कि एक ऐसा यूनिट बनाते हैं, ठीक है, एक ऐसा यूनिट बनाते हैं जो वर्ल्ड फॉरम पे काम करे। मतलब अगर किसी को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो ये तो आना चाहिए। ये ध्यान में रख लो, तुम लोग आपस में जो जो करना तुम करते रहो, लेकिन जब तुम वर्ल्ड में किसी चीज को, किसी लोगों को समझाने की कोशिश करोगे तो आपको ये आना चाहिए। ऐसा यूनिट में क्या बोलता है कि अगर आप मास को डिफाइन करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो यूनिट में, तो आपको इसको किलोग्राम से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लेंथ को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको इसको मीटर में ही डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको टाइम को डिफाइन करना है तो आपको इसको सेकंड में ही डिफाइन करना पड़ेगा। ये आप बोलोगे सर ये वाला जो ऐसा यूनिट है ये एमकेएस के लगभग एक ही जैसा लग रहा है, वही है, सेम है, ठीक है, बस हम लोगों ने नाम दे दिया कि हाँ एमकेएस को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दिस एसआई इज कॉल्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे कंपैरिजन में आपको अभी जैसे फंडामेंटल आप याद कर लो कि जैसे मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, फिर धीरे धीरे आपको जो है ये यूनिट आपको समझ में आने लगेगा कि ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। फिजिक्स में
नॉर्मली जब आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करते हो, हालांकि ये तो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, लेकिन ये पता होना चाहिए। कभी कभी ना आपसे क्या पूछता है कि एक ऐसा यूनिट बोल दिया जाएगा, आपको बोल दिया है ठीक है, एक बात होता है फोर्स है, ठीक है बढ़िया, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे न्यूटन होता है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन न्यूटन तो हम लोग लिखते हैं, यूनिट क्या होती है उसकी, तो उसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन लिखते हैं, समझ में आया। तो फंडामेंटल यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने निकाला था, तो उसके अलावा उसको ही रिप्रेजेंट करता है एन, न्यूटन, ठीक। अब बोला जाएगा कि अच्छा ये जो ऐसा यूनिट है जो न्यूटन है, तो न्यूटन का सीजीएस यूनिट फिर क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, ठीक। बहुत बेसिक सवाल है ये सब, ओलंपियाड लेवल के लिए बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी होता है। कन्वर्जेंस यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है, कि एसआई से सीजीएस में आ जाएंगे तो ऐसा कर लेते हैं कि मास हम केजी में लिख रहे हैं, तो वहां पे हम ग्राम में लिखना शुरू कर देंगे। अरे कैसे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम है और केजी में लिखना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये हवा में तो नहीं हो जाएगी, सिर्फ चेंज केजी की जगह सिर्फ जी लिख दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो कन्वर्जन आती है इसमें, तो कन्वर्जन आप लोगों को पता होना चाहिए। फिलहाल दिस इज द यूनिट पीपल, ठीक है। मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताने की कोशिश की, मैंने आपको यूनिट्स बताने की कोशिश की, इतने सारे यूनिट्स होते हैं और सारे यूनिट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल यूनिट्स को ही शो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ही शो करने की कोशिश करते हैं। फिर आप बोलोगे कि सर डिराइव को क्यों नहीं शो करते। अरे डिराइव का क्या है, हमें हर फॉर्मूला पता नहीं, हम धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ेंगे तो हर फॉर्मूला मुझे याद होता रहेगा। मैं अगर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की भी बात करूं तो भी तो वो किसी ना किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बना होगा, यही तो है, इसी की हेल्प से लिखेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब अब हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूलाज के ऊपर बात करने वाले, लेकिन इससे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। आप बोलोगे कि सर डायमेंशन फॉर्मूला क्यों, क्या करती है ये, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगर ऐसा है तो मैं अगर आपके सामने केजी लिखूं, जैसे ही मैं आपके सामने केजी लिखता हूं आपके दिमाग में पहला क्या आता है, सर ये मास के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं आपके सामने सेकंड या आपके सामने मैं मीटर पर सेकंड लिखूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये इसकी स्पीड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, स्पीड के बारे में बात कर रहा है, वेरी गुड। अगर मैं आपके सामने ये लिखूं, ये लिखूं n, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है ये फोर्स के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स के बारे में बता रहा है हमें, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यूनिट्स लिखे हैं और यूनिट के हेल्प से, ये जो यूनिट्स है किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी यूनिट के हेल्प से आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता करते हो, समझ में आया। तो डायमेंशन जो होती है आप ऐसा समझ के चलो कि बस हम एक और तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो, उसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है और एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे इसमें क्या है कि अगर आप ठीक से देख पाओगे तो मास को जब ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, बस समझा रहा हूं आपको। मास को हम शॉर्ट में स्मॉल m लिख देते हैं और उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो केजी होता है। उसी तरह लेंथ का L लिख देंगे, मीटर हो जाएगा, टाइम का T लिख देंगे, सेकंड हो जाएगा, करंट का I लिख देते हैं, एम्पियर हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ाऊंगा मैं, अभी के लिए बस ये होता है ऐसा मानो, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे हो सकता है बहुत सारी चीजें नहीं पता, सबका फॉर्मूला तो नहीं पता होगा आपको, ठीक है। यहां पे आपको क्या चीज होती है, जैसे डेंसिटी बोल दूं, डेंसिटी क्या होती है अगर आपको पता अच्छी बात है, जिसको जो नए हैं जिनको नहीं पता डेंसिटी क्या होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुमको बस इतना फर्क पड़ता है क्या तुम्हें उसका ऐसा यूनिट आता है। अगर तुम्हें उसका ऐसा यूनिट आता है या फिर उसके फॉर्मूलाज आते हैं कैसे निकाला जाता है डेंसिटी बेसिक, तो आप ये कर लोगे। इस चैप्टर में ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, नहीं, पहले मैं डायमेंशन सीखूंगा, डेंसिटी क्या होती है, कैसी होती है, कितने टाइप की होती है, उसके बाद ये नहीं, डायमेंशन डेंसिटी क्या होती है वो जब आएगी डेंसिटी तब देखेंगे। क्या आपको डेंसिटी का ऐसा यूनिट पता है? अगर आपको डेंसिटी का ऐसा यूनिट पता है तो ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, या फिर फॉर्मूला भी पता है तो भी ये चैप्टर हो जाएगा, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दो चीजें चाहिए, या तो आपको फॉर्मूला पता हो या तो आपको ऐसा यूनिट पता हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ये पेपर सॉल्व, ठीक। चलिए आगे।
ये सारी चीजें होती हैं, है ना। अच्छा यहां पे एक ध्यान से देखो, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 आपको दिख रहे हैं ना, ये 7, दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये जो 7 है, ये 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज में लिखना शुरू करेंगे हम, ठीक है। इसी 7 से हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी भी लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है और वो तो आपका ऐसा यूनिट है, बढ़िया। डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? डायमेंशन में अभी आपने ही बोला ना, मतलब मैंने ही बोला ना कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन जो होती है वो आपके फिजिकल क्वांटिटी को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करने की एक और रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। गुड, ठीक है। जैसे न्यूटन लिखा, तो न्यूटन लिखने पे आप क्या समझते हो कि हाँ फोर्स के बारे में बोल रहा होगा। अगर फोर्स के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब आप क्या समझते हो कि न्यूटन जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरह से एक और तरीके से हम एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने को सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है एवरीवन। अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो मास को हम कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है। अगर लेंथ के बारे में बात करूं तो लेंथ को हम कैपिटल L से लिखते हैं। यहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको मास को हम कैपिटल M से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। लेंथ को हम कैपिटल L लिखते हैं, ठीक। टाइम को हम कैपिटल T लिखते हैं। ये डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं, डायमेंशन वे है लिखने का। करंट को हम क्या लिखते हैं, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। टेम्परेचर को हम थीटा लिखते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम MOL लिखते हैं, ठीक है। MOL, यहां पे जगह नहीं है, मैं यहां लिख दूं क्या? ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम क्या लिखते हैं? तो उस हिसाब से हम लोग करना शुरू करेंगे एवरीवन, ठीक है। चलो बढ़िया, ये सारी चीजें हैं। अब जैसे ये लिखते हैं हम लोग, CD लिखते हैं, सिंपली CD लिख देते हैं, ठीक है। करंट को हम लोग यहां पे I लिखते हैं डायमेंशनली, ठीक है। डायमेंशनली हम करंट को I लिखने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर दी थिंग्स जो आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बढ़िया। अब सो दीज आर दी थिंग्स जो आपको रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को करना है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फाइन। अगर आपको ये पूरा फंडामेंटल समझ में आता है तो फिर तो बेस्ट है। फंडामेंटल अगर आपको समझ में आ गया तब तो इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसमें एक और 2 चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, ठीक है। जैसे वो भी फंडामेंटल्स में ही आती है, लेकिन वो ऐसे आती है। अगर मैं बात करूं एंगल्स की, एंगल को रिप्रेजेंट हम करते हैं डायमेंशनल वाइज नहीं, ठीक है। एंगल को सिंबल होता है, ये होता है थीटा, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट होता है, वो होता है रेडियन, जिसे हम RAD भी लिखते हैं। जो डिग्री आप लोग लिखते हो वो डिग्री SI यूनिट नहीं है, रेडियन SI यूनिट है। तो आपको यह जानना पड़ेगा कि अगर मेरे पास मान लो 30 डिग्री लिखी हुई है तो 30 डिग्री इज नॉट द SI यूनिट, वी हैव टू कन्वर्ट दैट डिग्री इनटू द रेडियन। तो ये कन्वर्जन सीखना पड़ेगा, बस ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर नाउ डायमेंशन फॉर्मूलाज आर दिस ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड पीपल, है ना। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे कि सर फंडामेंटल तो सीख गए हम लोग, ये सारी चीजें तो ठीक है, फंडामेंटल में इतना आता है। अभी कम से कम मास टाइम और लेंथ तो आता ही है, ठीक है। चलो ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो 1-2 हम लोगों को डिराइव भी बता दीजिए, बढ़िया। अगर हमें 1-2 डिराइव बतानी है तो हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं, क्यों नहीं बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने स्पीड का पढ़ा होगा, तो स्पीड, अब देखो स्पीड में क्या होता है, अगर आपको किसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो या तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे निकलता हो, या फिर आपको पता होना चाहिए कि उसका SI यूनिट क्या है, ठीक है। अब जैसे ये सिंपल है, तो मुझे पता है क्या कि ये डिस्टेंस होता है, ये आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर मैं इसके SI यूनिट के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, और टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड,
बढ़िया, मीटर पर सेकेंड इज दी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। डायमेंशनली कैसे लिख सकता हूं? डायमेंशनली लिख सकता हूं, सुनो, डायमेंशनली ऐसे लिख सकते हैं, ये मीटर का मतलब लेंथ है, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ में पावर कितनी है इसकी? 1 है। तो अगर आपको 1 ये शो करना है तो आप कर दो, नहीं करना है तो 1 ही है, ठीक। सेकेंड, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ठीक है, ये क्या लिखा हुआ देखो, L का पावर 1 डिवाइडेड बाय, ये सेकंड है तो ये t हो गया, t का पावर कितना? 1। बहुत सुंदर। आप चाहो तो ये लिखो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि L का पावर 1 है, ठीक है, और t का पावर -1 हो गया। इतनी तो मैथ्स आती होगी बेसिक आपको, ठीक है, -1 हो गया। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है कि ठीक है, क्योंकि जो बेसिक यूनिट्स हम लोगों ने पढ़ा था, मास पढ़ा था, लेंथ पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, यही पढ़ा था, ठीक है, उस हिसाब से लिखते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि देखो, इस पूरे फॉर्मूला में, इस पूरे स्पीड में मास का कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर मास का कोई लेना देना नहीं है तो ये 0 है। अगर ये 0 है तो फिर बचा क्या? बचा है L का पावर 1, t का पावर -1। सो दीज आर दी वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये डिपेंड करता है कि आपसे कैसा पूछा गया, तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन में यूज हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन में कभी ये काम आ जाता है, कभी ऐसा काम आ जाता है। रिप्रेजेंटेशन है ये सब, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन ये है। आप इसको याद कर को ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैं आपको बस वे बता रहा हूं कि ये भी लिख सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। ये हो गया स्पीड। अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको नहीं पता क्या होता है, क्या चीज है, तो वो ठीक बात है। एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये होता है। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। मतलब क्या हुआ? मतलब हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डायमेंशनली वाइज कैसे लिख सकते हैं? L की वैल्यू मेरे पास 1 है, T की वैल्यू मेरे पास 2 है। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं L की वैल्यू 1 होगी, T की वैल्यू -2 होगी। और क्या लिख पाओगे? मास के साथ लिख दो, मास है ही नहीं इसमें तो 0 है, L की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू -2 है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन वाइज, ठीक है। मैं यूनिट भी लिख रहा हूं इसमें, ऐसा यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। थर्ड, जो हम लोग मैक्सिमम पूरे काइनेमेटिक्स में यूज, पूरा आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में यूज करेंगे, फोर्स, FORCE, फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है एवरीवन? फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, ध्यान से सुनना, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है फंडामेंटल वाइज? तो मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को हम न्यूटन लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो हमेशा फंडामेंटल में लिखना, ठीक है, फंडामेंटल में लिखना, वही सही होता है। डिराइव उसमें मत लिखना कि इसको न्यूटन बोलते हैं, तो न्यूटन को क्या लिखोगे इसमें? न्यूटन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, फंडामेंटल्स के होते हैं, तो ये फंडामेंटल है। केजी का, अच्छा, ये हो गया आपका ऐसा यूनिट, इसी को न्यूटन बोलते हैं हम। केजी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? केजी को क्या लिखते हैं? केजी को क्या लिख सकते हैं? केजी होता है आपका मास। केजी का कितना पावर है? 1 है। ये एम क्या है? लेंथ है। लेंथ का पावर कितना है? 1 है। ये क्या है? सेकंड है, टी है। टी का पावर कितना है? 2 है। और क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं एम का पावर 1, एल का पावर 1, टी का पावर -2। या फिर एक और तरीका है, क्योंकि मेरे पास स्पेस है तो मैं लिख दे रहा हूं, एम एल टी -2। हमें तो पता ही होता है कि कुछ नंबर है तो उसका पावर कुछ नहीं है तो 1 ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन है, आपको क्वेश्चन जिस हिसाब से दे आप उस हिसाब से आंसर लिख लो। ये फोर्स हो गया। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। और हम लोग किस चीज के बारे में बात कर ले? और क्या होता है? फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होता है, और क्या होती है? डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। डेंसिटी हो सकता है बहुत किसी में आप लोगों को डेंसिटी का मतलब नहीं पता, नो प्रॉब्लम। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ये फॉर्मूला होता है इसका। मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं अभी। क्या होती है डेंसिटी? जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मास क्या होता है? केजी होता है। वॉल्यूम क्या होती है? मीटर क्यूब होती है, ठीक है। ऐसा ये ऐसा यूनिट है। डायमेंशन क्या होगा? केजी का एम होगा, एम का पावर 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम इज, देखो, लेंथ इंटू लेंथ ना, सो एल का क्यूब, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं एम का पावर 1, एल का पावर क्यूब।
ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m का पावर 1 l का पावर क्यूब t का पावर 0, टाइम है ही नहीं तो 0 ही लिखोगे। और क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं कि m l क्यूब, ठीक है। ये हो गई आपकी डेंसिटी। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत 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 सारे फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होंगी। और सबका आपको याद नहीं करना, आपको फिर तरीका याद करना है। दो ही चीजें तो याद करनी है, या तो फॉर्मूला याद कर लो या तो ऐसा यूनिट का याद कर लो। हो सकता है कि आप फॉर्मूला भूल जाओ लेकिन ऐसा यूनिट तो याद रहेगी ना, तो बस ऐसा यूनिट से खेलना, ठीक है, ऐसा यूनिट से खेलना, बस इतनी है। अच्छा, आपने अगर जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उसने ये पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको जी से लिखते हैं। जी का क्या हो जाता है, जी का फॉर्मूला तो नहीं होता है कुछ, जी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, अब ऐसा यूनिट से दिखाता हूं। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा, मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर तो फंडामेंटल में है लेकिन न्यूटन फंडामेंटल में नहीं है, इसको तोड़ो। अगर न्यूटन को मैं फंडामेंटली तोड़ता हूं तो न्यूटन के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, केजी लिख सकता हूं, मीटर लिख सकता हूं, पर स्क्वायर लिख सकता हूं, बढ़िया, ठीक है। इसके साथ मीटर स्क्वायर भी है डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, यही है, ठीक है, केजी स्क्वायर। अब क्या क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये स्क्वायर और ये केजी कट गया, ठीक, अब तो कुछ नहीं बचा। और क्या लिख सकते हैं इसमें, सॉरी ये तो दिखेगा नहीं, पता नहीं मुझे, ठीक है। ये अब क्या लिख सकते हैं, ये बच गया मीटर क्यूब, देखो मैथ चल रहा, मीटर क्यूब, और नीचे में आ गई आपका सेकंड का स्क्वायर और केजी, ठीक है। और क्या इसका, अब ये जैसे ऐसा यूनिट आपकी फंडामेंटल में आ गई, तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डायमेंशन में। डायमेंशन में कन्वर्ट करो भाई, तो m क्यूब का मतलब होता है कि l क्यूब है ये, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अब, ठीक है। s क्या है, टाइम स्क्वायर है तो t माइनस 2 है ये, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 1 है ये, ठीक। आप ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, या फिर जो mlt जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखो, m की वैल्यू -1, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा। टी की एल की वैल्यू 3 और टी की वैल्यू -2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है, दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। बस इसी तरह से ये डायमेंशनल वाइज चलता रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको इसमें बताने पड़ेंगे, ठीक है, कि जैसे बेसिक मैं आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंग ये है कि अच्छा एक बात बताओ कि मान लो मेरे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है x, ठीक है, और मैं उसको जोड़ना चाहता हूं y के साथ, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं कब कर सकता हूं, मैं x एक फिजिकल क्वांटिटी, आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं मालूम, और मैं उसको y के साथ जोड़ रहा हूं, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी कब जुड़ सकती है, ऐड कब होगा दोनों फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं ये जो x है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो y है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप इसको ऐड कर सकते हो, सवाल ये है। x एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक फिजिकल क्वांटिटी है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो आंसर आएगा नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सुना है कि मैं ऐसा लिख दूं कि ये 5 kg पर सेकेंड कहां, 5 kg सेकेंड हो भाई, ऐसा कभी सुना है आपने, 5 kg सेकेंड पर सेकेंड हो सकता है, kg सेकेंड नहीं, ठीक है, ये गलत है, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है और उनको आपको जोड़ना है या फिर आपको घटाना है, दोनों, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको जोड़ना है या घटाना है, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको जोड़ना है या घटाना है, तो उसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या, द फिजिकल क्वांटिटी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी should be of same nature। आज सेम नेचर का मतलब क्या है, सेम नेचर का मतलब यह है कि सुनो, अगर x प्लस y मुझे लिखना है तो ये x अगर लेंथ को मेजर, अगर ये x मास को बोल रहा है तो ये y भी मास ही होनी चाहिए,
दूसरे यूनिट में हो चलेगा, लेकिन मास होनी चाहिए। अगर ये आपके लेंथ को बोल रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका लेंथ ही होना चाहिए। समझ में आया? अगर ये फोर्स को बोल रहा है, हालांकि तो ये ऐड ऐसा होगा नहीं तो फोर्स को नहीं लिखते, ठीक है, छोड़ हटाओ। तो अगर ये टाइम को बोल रहा है तो हम लोग y भी टाइम ही होगा। ये याद रखना, एडिशन में इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। एडिशन में बिल्कुल याद रहे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है उनको जोड़ना है तो वो फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर के होने चाहिए। मतलब अगर मास की बात हो रही है तभी तो जोड़ पाओगे ना। अरे ऐसे अगर आपके सामने लिख दे कि 5 kg प्लस 500 ग्राम्स, तो क्या लिखोगे इसका आंसर? आंसर तो लिखोगे ना 5.5 kg है ये। अगर आपके सामने कोई लिख दे, जैसे वो मास और टाइम था आपका, ठीक है, तो अगर कोई लिख दे 5 kg प्लस 2 आवर्स, तो ऐसा थोड़ी लिखोगे कि 5, ऐसा थोड़ी लिखो, क्या लिखोगे 5 प्लस 2, जोड़ ही कैसे जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे इसमें, कैसे लिखोगे? या फिर ऐसे लिखोगे क्या 5 kg 2 आवर्स? क्या ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को क्या, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है उनको जोड़ना है या घटाना है आपको, तो फिर आपको सेम नेचर के क्वांटिटीज होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं, फिर आप ये मत बोलना कि डिराइव्ड है सर, फंडामेंटल है सर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मान लो ये स्पीड भी है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि अगर ये स्पीड है तो स्पीड और दूसरा स्पीड ही होगा। समझ में आया? दूसरा स्पीड ही होगा, एक्सेलरेशन नहीं जोड़ पाओगे तुम इसमें। गॉट माय पॉइंट? स्पीड स्पीड ही होगा। 5 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, सिंपल बात, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी में है। एडिशन में सेम नेचर के होने चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज, तभी आप जोड़ पाओगे। मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं। जैसे अभी 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 देखा ना, ये क्या है, ये क्या है, मास है, वॉल्यूम है, कोई मतलब ही नहीं है, तभी तो हो रहा है ना ये सारी चीजें, ठीक है। ये मास, एक्सेलरेशन, चल रही है ना चीजें साथ में, तो लेके चल रहा है। डिस्टेंस, टाइम, दो अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो भी चल रही है साथ में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है, ठीक है। एडिशन में प्रॉब्लम है, एडिशन नहीं हो सकती, ठीक है, एडिशन नहीं हो। एडिशन होने के लिए सेम नेचर के होने जरूरी है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आई बिलीव इतना आप लोगों को समझ में आया होगा और इतना आप लोग सीख पाए होंगे कि कैसे करना है। देखो क्या होता है डेंसिटी, क्या होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है मोमेंटम, ये छोड़ दो अभी इस चैप्टर के लिए। अभी ये जानो क्या आपको उसका एसआई यूनिट पता है, पहला। दूसरा, अगर एसआई यूनिट नहीं मालूम तो क्या उसका फॉर्मूला पता है आपको। बस ये दो चीज चाहिए ये निकालने के लिए, और कोई चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायमेंशन एंड यूनिट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतना हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग उतना नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक्स पे रहेंगे, ठीक है। ये बताने के बाद एवरीवन नाउ विल मूव टुवर्ड्स दी हम लोग अब बात करेंगे बेसिक मैथ्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा कि अगर आपके पास डिग्री में दी हुई है, जो कि ऐसा यूनिट नहीं होती है एंगल की, रेडियन होता है, तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करता है, या फिर रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करता है, उल्टा करते हैं ना, चीज तो सेम ही है, ठीक है, वो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि अगर, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है, वैसा ही कर लेना, काफी है, ठीक। अगर मान लो कि मेरे पास, यहां पे बता दूं क्या, यहां पे बता दूं, यहां पे चल रहा था बात, इसीलिए यहां पे बता देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा जो एंगल है वो 30 डिग्री है और मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको पाई बाई 180 से इसी 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है, इसी 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है मुझे, फाइन, नो प्रॉब्लम। 30 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए, 30 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में, कि कितना रेडियन, ठीक। तो 1 डिग्री, जो 1 डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है पाई बाई 180, ठीक। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 180 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 30, ठीक
ठीक, सॉल्व कर लो भाई। ये 3 ये गया 6 टाइम 60 हो जाएगी, 0 0 कटा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं और ये रेडियन होता है। बस इतना ही कर लेना। ठीक है, जो डिग्री आपको दिखे उसको मल्टीप्लाई कर देना पाई बाई 80 से, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, हाँ ये तो हो गया कन्वर्जन आपका एंगल से रेडियन में। ठीक है, अगर आपको बोले कि रेडियन से एंगल में करके देखो तो उसको उल्टा कर दो, 180 बाई पाई से कर देना, बस इतना ही। देखो, इफ यू पीपल आर आई बिलीव इफ यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग फॉर द ओलंपियाड, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इतना तो आता है। मैं बस इसको आपको क्लियरिफाई कर दे रहा हूं कि इतना ही करना है आपको। ठीक, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे वे से लिख दूं, ठीक है, तो अच्छे वे से अपन लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं अच्छे वे से लिख सकता हूं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर मुझे वो एंगल से, जो एंगल होती है, कोई भी एंगल होगी किसी भी यूनिट में दी हुई हो, वो थीटा से रिप्रेजेंट होती है जनरली। एंगल का कन्वर्जन करना है मुझे। अगर मेरे पास डिग्री में दी हुई है चीजें और डिग्री से मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो याद रखना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, बस आपको मान लो x डिग्री दी हुई है। ठीक है, x नहीं लिखते, बहुत अजीब सा नंबर होता है। ठीक है, अपन लिखते हैं इसको ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको थीटा डिग्री दी हुई है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ थीटा डिग्री, बस इतना ही करना है। अगर आपको डिग्री थीटा में दिया हुआ है 30, 40, 50, 15 कुछ भी, पाई बाय 180 मल्टीप्लीकेशन ऑफ थीटा जो भी है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखना चाहोगे तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री है, आप इसको कन्वर्ट करो कितना रेडियन होगा। ठीक है, तो कन्वर्जन क्या होगा कि पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ 30 डिग्री। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका पाई बाय 6 रेडियन। अगर आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 90 डिग्री दी हुई है, तो 90 डिग्री को कितना रेडियन होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, पाई बाई 180, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 90 डिग्री। सॉल्व करोगे ये 2 होगा, आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मान लेते हैं कि मेरे पास जो एंगल दिया हुआ है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है कितना रेडियन, तो क्या लिखेंगे, पाई 180 डिग्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ 180 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया पाई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, इंपॉर्टेंट रिजल्ट पीपल, 180 डिग्री जो है वो आपका पाई होता है, पाई रेडियन होता है। ठीक है, समझ में आया। अगर ये ऐसा है तो एक और 360 एवरीवन, 360 डिग्री पूरा सर्कल रेडियन कितना होगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 360। ये 2 आएगा यहां पे, 2 पाई। याद रहे कि अगर 360 है तो 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियन में। ठीक है, बस ये सारी चीजें अगर आप सीख गए, कन्वर्जन बेसिक मैंने आपको बता दिया, यही है। उल्टा कर लेना, ठीक है, ऐसी इसी चीज को उल्टा करके कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैंने आपको एंगल का कन्वर्जन बताया, ये डिग्री से रेडियन का था। अगर आपको रेडियन से डिग्री के लिए पूछा जाए, डिग्री के लिए पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। मान लेते हैं कि ये z रेडियन थी। ठीक है, तो आपको करना है 180 डिग्री बाई पाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ z रेडियन, नॉट डिग्री, रेडियन। ठीक है, ऐसा रेडियन को हम लोग यहाँ पे ऐसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन मान ले, छोड़ो वो सब, ये देखो। ठीक है, वो सब मत सीखो, उतना नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बस इतना है। ठीक है, तो ये ठीक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कितना था, 2 पाई था। 2 पाई को मुझे कन्वर्ट करना है कितना डिग्री, कितनी डिग्री, क्या करेंगे अपन, है ना, अपन क्या करेंगे, 180 डिग्री है, पाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 180 कितना आ गया, 360। बस यही करना है आपको।
समझ में आया? कन्वर्जन मैंने बता दिया, तो ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, काफी फाइन। हम लोगों ने, अगर आप ठीक से देखोगे तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इंटायरली जो डेरिवेशन होती है, कैसे सॉल्व होता है, कैसे निकाला जाता है। अगर आपको फंडामेंटल यूनिट पता है, ऐसा यूनिट मालूम है, और आपको फंडामेंटल वे पता है डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का, तब डायमेंशन फॉर्मूला, फिर वो डिराइव्ड हो, फिजिकल डिराइव्ड हो या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप निकाल सकते हो। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं आपको बस बताना चाहता था कि सॉल्व कैसे होता है। ठीक, हम लोग जब धीरे धीरे ये फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको ऐसा यूनिट निकालूंगा, लिखवाऊंगा, फॉर्मूला लिखवाऊंगा, सीजीएस यूनिट अगर पॉसिबल है किसी चीज का जो पूछा जाता है बहुत बार, मैक्सिमम सबका बताऊंगा मैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसका डायमेंशन भी लिखवा दूंगा कि ये डायमेंशन होता है और कैसे होता है, कुछ एक दो मैं बता दूंगा, बाकी आप कोशिश कर लेना अपने से लिखने की। ठीक है, ऐसे बता तो दूंगा मैं सारे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे पीपल, है ना। और आप लोग अगर इस चैप्टर से रिलेटेड डायमेंशन लिखने की कोशिश करो, अपने फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपने अभी तक पढ़ रखी है, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज के मोमेंटम पता करो, मोमेंटम कितना होता है। ठीक है, मोमेंटम पता करो, इंपल्स पता करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है वो पता करो। ठीक है, थ्रस्ट पता करो क्या होता है, डेंसिटी मैंने बता दी, रिलेटिव डेंसिटी पता करो क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी जो जिनको आता है तो वो समझ चुके हैं कि रिलेटिव डेंसिटी, तो ठीक है सर, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पता करो क्या होता है। ठीक है, बायोन्सी के बारे में पता करो, बाइंड फोर्स के बारे में पता करो, ये सब चीजें पता करो ना कि क्या होता है, होता क्या है। ठीक है, तब तो पता चलेगा कि किसी किसी का जीरो भी आता है, किसी का होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये पता करो। ठीक है, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, अभी जितने नाम आपने सुने हैं बस उतने नाम आप याद करके, उस नाम से जो भी फॉर्मूला, जो भी यूनिट आपने इतने सीखा हुआ वो फिर लगाओ और देखो कि क्या आता है इसमें। ठीक है, आप वर्क के बारे में पता करो ना, वर्क पता करो, आप काइनेटिक एनर्जी का पता करो, पोटेंशियल एनर्जी का पता करो, ये सारी चीजें पता करो कितने होता है ऐसा यूनिट इसका। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है पता करो। ठीक है, चलो, सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन पीपल। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में और हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना, देख के आना, अगर आप लोग देख पाओगे तो। ठीक है, आप लोग देख पाओगे, आप लोग टिग्नोमेट्री करके आना, जो बच्चे 9th में है वो थोड़ा सा टिग्नोमेट्री देख लेना, ये देख लेना कि होता क्या है। पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा होता क्या है ये देख लेना। मैं आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताऊंगा, बेसिक, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे उसके फॉर्मूलाज के, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। देखो वो रूल्स हैं, ठीक है, तो वो रूल्स है तो रूल्स की तरह लो और उसको ही फॉलो करना है। ठीक है, ये कर ले, ये करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद फिर डिफरेंशिएशन बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। अब मैं लिख दूं, अगर मैं यहां पे कहीं पे मैं लिख दूं कि dx/dt, ठीक है, अब आप परेशान हो जाओगे होता क्या है ये। ठीक है, कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि है क्या ये। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक, तो डिफरेंशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे एवरीवन, है ना। तो आप लोग प्लीज प्रिपेयर हो के आना नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और आप लोग प्लीज मुझे बताना कि कैसा लगा सेशन। ठीक है, अभी तो बेसिक ही किया, अभी तो कुछ भी नहीं बताया मैंने, कुछ भी, अभी बेसिक से चलेगी। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट क्लास, मतलब 2 क्लासेस और बेसिक चलेंगी, जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं हो जाता इसका। ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं हो जाता तब तक बेसिक चलेगी, उसके बाद फिर काइनेमेटिक्स में आएंगे। काइनेमेटिक्स में मजा आएगा, बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड सी यू ऑल, बाय 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 बाय, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय, सी यू ऑल, थैंक यू।